Good afternoon, everyone. So, after having a good idea of what SHM and circular motion have got common in, आप ये क्लियर कर पाए कि सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन अगर वन ऑफ द डायमेट्रिक एक्सिस पे ली जाए तो दैट रिजल्ट्स इन SHM. So I'm giving you two questions. Let's see who does it first. And right. This angle is pi by 3 O and goes anti-clockwise. Radius 10 centimeter. Time period is equal to pi by 2 seconds. Come on, quick. Anti-clockwise revolution. This angle is pi by 3. Here we have t is equal to 0. Radius 10 centimeter and time period pi by 2 seconds. X and Y equations बनाए फटाफट. And the second question. बातें बिल्कुल बंद करें. Yes, sure. T is equal to 0 here. This time the revolution is clockwise. Radius is equal to 10 centimeter and time period is equal to pi second. करें शाबाश. Let's see. जिसका हो जाए हैंड रेज करेगा. So let's see. First question. आप यहां से लेते हैं एंगल pi by 3 आगे pi by 3 60 डिग्री. Now there come two possibility. कोई आगे भी जा सकता है बट यहां से कंसीडर कर रहे हो एंगल तो you should remain in this one. इधर आगे this angle is omega t. So the total angle with negative x-axis becomes omega t plus pi by 3. इतना क्लियर है सबको? तो इस केस में pi by 3 plus omega t चला गया. अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. इफ यू टेक प्रोजेक्शन y भी नेगेटिव हो गया और x भी नेगेटिव हो गया. सो आपको लिखना चाहिए था x is equal to minus a. अब एंगल क्योंकि x के साथ है cos of omega t plus pi by 3. यहां से आप शुरुआत करो. Right? Now what is a? A is 10. Cos of how much is omega? Omega is 2 pi by t. T is pi by 2. So 4 radian per second. So 4t plus pi by 3. Just raise hand. किस किस का सही है ये? बहुत बढ़िया. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आप यहाँ बैठ जाओ. इधर बैठ जाओ. आप सेकंड में छोड़ो. तो -10 cos 4t plus pi by 3. Similarly x लिख लिया तो y में ध्यान ये रखना था बस y भी नेगेटिव जा रहा है. So -10 sin of 4t plus pi by 3. Done? Now for the next one. इसमें आपको रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज दिया गया. So इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो इधर ओमेगा t बन गया. So angle becomes omega t plus pi by 6. मैं देख रहा था कुछ ने माइनस किया हुआ है. You need to understand the concept that you are going this way. If you are going this way तो pi by 6 प्लस करोगे ना. अगर इधर जाते तो ओमेगा t माइनस pi by 6 कर दो. ठीक है. कुछ भी क्रैम मत करो. Just go with the flow of the question. You are not going this way. अगर इधर जाते तो इधर टोटल ओमेगा t बनता. एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा t माइनस pi by 6 बनता. अभी pi by 6 से आगे जा रहे हो तो ओमेगा t प्लस pi by 6 एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ. अब वो x एक्सिस के साथ बना. इधर देखें ये भी और ये भी. राइट. तो इस बार क्या करें? x इज इक्वल टू x तो पॉजिटिव है. x इज इक्वल टू कितना है? 10 cos ऑफ अगेन ओमेगा t. ओमेगा कितनी बन रही है यहाँ पर? 2. So 2t plus pi by 6 and y becomes equal to -10 sin of 2t plus pi by 6. That's ठीक है. अब ऑनेस्टली हैंड रेज करना. कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने घर पे खुद क्वेश्चन बना के करने की कोशिश? हैंड रेज करो अच्छे से. 1 2 3. बस 3 बच्चे. बहुत बढ़िया. तो इसका मतलब बाकी लगभग सारे नौकरी करने वाले ये बिजनेस करेंगे ना. सो सी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. आई स्टिल इंसिस्ट कि आप खुद से 2-3 क्वेश्चंस बना के देखिए. इट वोंट टेक मच ऑफ द टाइम. एक सर्कल को ड्रॉ करना है. सर्कल ड्रॉ करके डॉट लगा दो. मैं तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट बस एंगल बना के सॉल्व कर दूंगा.
इज दैट डन? ठीक है, चलिए अभी ये पार्ट हो गया कि आपके सामने सर्कल ड्रॉन है और सर्कल से आप इक्वेशन बनाते हैं. नाउ आई विल गो रिवर्स. आई विल प्रोवाइड एन इक्वेशन. उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सभी एक काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन कंसीडर करके, और फिर रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करेंगे. राइट डाउन. टू ड्रॉ रेफरेंस सर्कल, to draw reference circle based upon equation of SHL. Based upon equation of SHL. चलिए मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आसान से शुरू करता हूँ. I'll keep writing the equations and you keep drawing circles. And I request किसी को अपने फ्रेंड से कुछ बहुत जरूरी पूछना हो पढ़ाई के रिगार्डिंग तो ही बात करो, नहीं तो बिल्कुल करो. X becomes equal to say 5 sine of 10 pi t second. Y is equal to 2 sine of pi t. Third one. X is equal to 6 cos of pi t plus pi by 4. पहले इनको करते हैं तीनों को, फिर आगे बढ़ेंगे. Equation has been written in front of you. You have to draw the reference circle corresponding to it. So this will be the circle for the first one. And anti-clockwise revolution is to be considered. क्या-क्या चीज अच्छे से क्लियर हो रही है? X के सामने 5, radius is 5. So radius is 5 centimeter, right? सभी सेंटीमीटर कंसीडर. Then sin लिखा है, तो एंगल किसके साथ है? X एक्सिस या Y एक्सिस? सभी देखिए ध्यान से, X के साथ साइन आ रहा है, so एंगल इज विद Y एक्सिस. तो मतलब ये इसके अराउंड सेंटर्ड है, इसके अराउंड सेंटर्ड है. और ध्यान देना, X पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. अगर मैं यहां से स्टार्ट करता और एंटी क्लॉकवाइज आगे जाता तो आपके अकॉर्डिंग X कैसा बनता? इस बार X कैसा है? तो ऑब्वियस है यहाँ की बजाय यहाँ दो. अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो इधर आगे बढ़ूंगा, इधर आगे बढ़ूंगा तो प्रोजेक्शन कहाँ जाएगी? पॉजिटिव X में. किसी बात से. सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइन एंड कॉस टू बी टेकन केयर ऑफ. वी आर वेरी क्लियर कि अगर X के सामने साइन है तो द एंगल हैज टू बी कंसीडर्ड विद y. नाउ इफ इट वर एट द टॉप एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज तो ये आगे जाता तो X नेगेटिव बन जाता. X तो पॉजिटिव है, दैट मींस इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. गॉट इट? तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर t इज इक्वल टू 0 and revolution is anti-clockwise. वो मैंने आपको कहा बाय डिफॉल्ट वी ऑल आर गोइंग टू कंसीडर एंटी-क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन. ठीक है, क्या बचा बताना? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. हाउ मच इज ओमेगा हियर? 10 पाई, राइट? टी के साथ जो भी लिखा तो पूरा ओमेगा होता है. सो इट इज 2 पाई बाय 10 पाई. इट इज 1/5 सेकंड. दैट्स इट. ठीक है. So time period is 1/5 seconds. That's 0.2 seconds. Then radius is 5 centimeter. T is equal to 0 पे particle starts. This is what you were supposed to do. So try and do this for next 2 questions. I give you a time of 2 minutes for this. जो कर ले यहाँ से hand raise करेगा, right? देखिए ध्यान से second question. Again for the circle. We can say it's for y, right? Y के सामने साइन है, the angle should be considered with x. Y के सामने साइन आया तो इसका मतलब एंगल x के साथ कंसीडर करना है. Now y is positive and we have to consider anti-clockwise revolution. तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये इधर की तरफ जाएगा तो y हो जाएगा पॉजिटिव. सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और एंटी-क्लॉकवाइज जाता हूँ तो y would have been negative. So I start with this. मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? Because I can see there is no initial phase. Initial phase नहीं है, इसलिए exactly यहाँ x axis से start करते हैं. T is equal to 0, right? Anti-clockwise. What is the radius? Radius is 2 centimeter. What's the time period? Time period is 2 pi by omega. Omega is 5. So that's 2 seconds. Quite an easy question, right? Yes. Fine. Moving on to third one. I hope many of you have tried third one as well. So third one has x and cos. That means the angle must be centered around x axis. Have you got some initial phase? Yes. And that too in positive.
सो अब तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर यहाँ से शुरू करता तो ये नहीं आने वाला था। अच्छा प्लस में आ रहा है तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ahead of this. So pi by 4 is exactly 45. So I go for pi by 4. This is t is equal to 0. That's it. Going for anti-clockwise. ठीक है? Anti-clockwise. So radius कितनी है? 6 centimeter, right? And time period is 2 pi by omega. Omega is 5. So that's 2 seconds. So that's all. Clear हुआ सबको? Yes sir. So अब I hope कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आराम से अटेंड कर पाएंगे। इक्वेशन टू सर्कल और सर्कल टू इक्वेशन। Now I suggest आप आज घर जाके एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस गिवन है सोल्व वो जरूर करें। आज फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें वी कैन टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज वेल, बट आई बिलीव दैट उसके ऊपर स्कूल में क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब जैसे भी सर्कल बना रहे थे ना, ब्रीफ कर देता हूं जस्ट। आप भी देखिए, अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और वो यहाँ पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी कैसे होती है? If a particle is traveling along certain path, what can you say about the velocity, direction of velocity? If particle is traveling along certain path, हाँ सुनो समझो क्या बोल रहा हूँ। Particle is traveling along certain path, what can you tell about the direction of velocity? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वृंदा, it is tangential. It is tangential. सबको पता था? तो भूला करो यार। देखो फिर ध्यान से, यहाँ पर पार्टिकल है, आपने पोजीशन की प्रोजेक्शन लेनी तो सीख ली। वेलोसिटी इस तरफ है। अच्छा वेलोसिटी का और r का क्या रिलेशन होता है? v is equal to r into omega। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओमेगा into r, ओमेगा भी तो गिवन रहती है ना। if time period is given you can easily find omega, omega is equal to 2 pi by t। once you get omega and you know this amplitude, you can straight away write v is equal to omega into r। अब देखो इसकी प्रोजेक्शन बनाने का मतलब क्या है, इधर और इधर, मानते हो? तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये बनेगा और y कंपोनेंट ये बनेगा। तो मैं इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगा आपको क्योंकि स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, बट स्टिल गिव यू एन आइडिया, इफ यू टू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक दिस यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट। v इधर बना तो उसके कंपोनेंट्स इधर और इधर बन गए। दिस इज vx, दिस इज vy। नाउ लुक एट दिस, इफ दिस एंगल बी थीटा, दिस एंगल बी थीटा, तो देखो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन चलेगी और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन चलेगी। दिस एंगल बिकम्स थीटा। तो अब भी अगर क्लास में कोई ऐसा है कि सर ये आपकी परपेंडिकुलर वाली बात समझ नहीं आई, तो सिर्फ ऐसे देखिए, दिस इज विक्ट्री साइन, राइट? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं दोनों फिंगर्स को 90 डिग्री घुमा दूं तो अब भी इनके बीच में एंगल कितना है? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस वाज थीटा, आई रोटेट बोथ ऑफ देम बाय 90 डिग्री, एंगल स्टिल रिमेंस थीटा। गॉट दैट? चलिए वापस आते हैं। ये थीटा है तो आप देख सकते हैं vy इज बेसिकली v cos थीटा एंड vx इज v sin थीटा। v के प्लेस पे आप ओमेगा इनटू a लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो मैंने r लिखा है ये एक्चुअली क्या होता है? a होता है। तो ओमेगा a, it becomes omega a cos of omega t। isn't that the equation for velocity? आपने अच्छे से पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट में a आता है, वेलोसिटी में ओमेगा a आता है, एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर a आता है। सो दैट इज। अच्छा यहीं पे अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को डिस्कस करना चाहूँ, आप जानते हैं अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है तो एक्सेलरेशन कहां पर डायरेक्टेड होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसा होता है? अरे अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, नहीं, चलो मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे 2 मिनट लगाता हूँ, ध्यान से सुनना सभी। हाँ वृंदा बोल सकते हैं, वृंदा बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल घूमता है, जो पूछूं उसका आंसर कर सको तो कर देना, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डज द स्पीड चेंज और नॉट? डज द स्पीड चेंज? नो। डज द वेलोसिटी चेंज? यस। व्हाई? Direction changes. You know all this. So in uniform circular motion only the direction is changing. So dear, when the direction is changing, what kind of acceleration is possible? Tangential या centripetal? अब याद आ जाएगा, अरे centripetal नहीं, तो फिर समझो ध्यान से, if you're talking about uniform circular motion, acceleration is always directed towards center, which is known as centripetal acceleration, because that acceleration always remains perpendicular to velocity, so its job is only to change the direction of velocity. अच्छा एक चीज मैं genuinely बोल रहा हूँ क्लास में,
कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो जिसको लगे कि सर ज्यादा अंग्रेजी नहीं काटो, हिंदी में समझा दिया करो, तो वो मुझे क्लास के बाद आराम से मिलके बताता है कि सर प्लीज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, राइट? बिकॉज आई गॉट सच काइंड ऑफ फीडबैक दैट सर्टेन स्टूडेंट्स हैव अवॉइडेड कमिंग हियर बिकॉज ऑफ। चलिए अब वापस आते हैं अंग्रेजी। तो अगर इफ द पार्टिकल travels such that only the direction of velocity is changing, then the acceleration is bound to be perpendicular to it. If there be any component of acceleration parallel or anti-parallel to the velocity, तब velocity की magnitude भी change करेगी। Clear हुआ? So वापस आते हैं इधर। If the particle is in uniform circular motion and it is here, so acceleration is directed towards center। आपको clear है आपको? अच्छा, acceleration का expression क्या होता है? A is equal to centripetal acceleration, omega square r। r हम कितना कंसीडर कर रहे हैं? A, so it becomes omega square A। I hope you can understand it। तो देखिए फिर से omega square A, ये acceleration हो गया। मुझे इसके components बनाने हैं, इधर और इधर। देख सकते हैं acceleration का ये component ax बन जाएगा और ये ay। अब यहाँ पर क्या था, ये भी पॉजिटिव जा रहा है, ये भी पॉजिटिव, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव जा रहे हैं। हाँ yes, सही पक्का देख लो। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव में जा रही है और वाई में पॉजिटिव में जा रही है, बिल्कुल सही ऐसे होगा। और एक्सेलरेशन देखना ध्यान से, ए एक्स भी नेगेटिव और ए वाई भी नेगेटिव। हुआ क्लियर आपको ठीक से? सो ऑब्वियस है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। So in that case, this ax and ay can easily be calculated as ax is equal to a cos of omega t and a is omega square a cos of omega t. But what I need to do is I need to put a negative sign because it is directed towards negative. Similarly here, if I want to write vx, I'll have to put an extra negative sign because velocity along x is directed in negative x direction. So minus of omega a sin of omega ax आ गया आपके पास, ay is ये भी नेगेटिव है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a और साइन ऑफ ओमेगा। होप इट इज क्लियर। अब एक आपको कंफर्मेशन कर देता हूं, इस सिचुएशन में x क्या लिखोगे? x becomes equal to a cos of omega t। एग्री? देखिए ध्यान से, x प्रोजेक्शन आप ऐसे लेंगे ना, ये वाली, ये क्या बन गई? a cos of omega t। सो a cos omega t को अगर डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी के लिए तो क्या मिलेगा? बोल के बताएं फटाफट। माइनस ओमेगा a sin ऑफ ओमेगा t। देखना थोड़ा vx है क्या? ये vx कितना आया? माइनस ओमेगा a sin ओमेगा t। डज दैट मैच? एग्जैक्टली। नाउ लेट मी डिफरेंशिएट इट फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, माइनस एज इट इज ओमेगा a, अब साइन से क्या बनेगा? ओमेगा cos ओमेगा t। मैच करना जरा, ax से आया क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, राइट? तो ये सिंपल मैचिंग है कि आपने जो चीज डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट करी वो सिर्फ कंपोनेंट के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज, ऐसे आप x और y की प्रोजेक्शन देखते हैं, अगर वेलोसिटी देखोगे तो इट हैज टू बी टेंजेंशियल, उसके कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, जो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पुट अ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन में तो पुट अ नेगेटिव साइन। If you want to look at acceleration, because we are talking about uniform circular motion, the acceleration is definitely directed towards center. If it is directed towards center, again take its components, and if the component is directed towards negative, put a negative, positive, put a positive. So x में a आता है, b में omega a आता है और acceleration में omega square। ठीक है, डन। इसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फाइन, अब आज वो टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में 101% आए, and that is to talk about energy in SHM। देखिए जरा, energy in SHM, energy in SHM, लिखे शाबाश, energy in SHM। चलिए, energy in SHM के लिए स्टार्ट कहां से करें? फर्स्ट नीड पार्टिकल। आप सिंपल पेंडुलम के बारे में सोच सकते हैं, आप स्प्रिंग के साथ जब मास अटैच होता है उसके बारे में सोच सकते हैं, राइट? आप एक बीच के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर एक लक्कड़ का टुकड़ा है, उसे हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, उसके बारे में सोच सकते हैं, राइट? तो किसी भी एसएचएम के बारे में सोचो, आप डिस्प्लेसमेंट को तो x is equal to a sin ओमेगा t या x is equal to a cos ओमेगा t से स्टार्ट करोगे। सो दैट इज वेयर यू आर गोना स्टार्ट। लिखिए जरा, कंसीडर
object of mass m executing simple harmonic motion with angular frequency omega and an amplitude a, कैपिटल ए लिखना हमेशा एम्पलीट्यूड को, ये मैंने पहले बताया फिर बताया तो वी आर कीपिंग एम्पलीट्यूड एज कैपिटल ए सो दैट एक्सेलरेशन को स्मॉल ए लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ये भी डिसाइड कर लेते हैं, पहले स्टार्ट करता हूं, t इज इक्वल टू 0 पे कहां पर है, मीन पोजीशन लिखिए जरा, इनिशियली एट मीन पोजीशन, ठीक है। लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखूं, अच्छा एक मिनट, अब एक साथ बोला जरा, x इज इक्वल टू, वेरी गुड, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो वी हैव टू गो विद sin a इज द एम्पलीट्यूड, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। We have to talk about energy. Total energy consists of two things. See, अगर आपने स्प्रिंग के साथ मास को अटैच किया है और थोड़ा सा पुल करके छोड़ दिया है, तो स्प्रिंग में आने वाले स्ट्रेच या कंप्रेशन की वजह से होगी, आने वाले स्ट्रेच या उसकी वजह से होगी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, रिमेंबर। और अगर हम मास को देखेंगे तो मास भाग रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मास विल टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। होप इट्स क्लियर? सो वी हैव टू टॉक अबाउट बोथ kinetic as well as potential. So let's first talk about kinetic energy. लिखिए जरा, displacement x is equal to a sin of omega t, लिखिए। velocity of the object v is equal to dx by dt। कोई भी मेरे को कॉपी ना करे, आप सबको आता है ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाओ साथ साथ। v is equal to dx by dt। so dear, ओमेगा बाहर आ गया तो ओमेगा a cos of omega t, बिल्कुल आप फ्री होके बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। v is equal to omega a cos of omega t, this becomes the velocity। अब लिखते हैं kinetic energy, लिखिए the kinetic energy possessed, क्या फॉर्मूला होता है kinetic energy का? half mv square, right? half mv square, let's put the value of v here, it becomes half of m into v square, मतलब omega square a square cos square v। पुट करें half m omega square a square cos square omega t। okay, before we move ahead, can anybody tell me what is going to be the maximum value of kinetic energy? raise hand and give answer। इस इक्वेशन को देख के कौन आंसर कर सकता है कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही, सब जानते हैं cos या sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 स्क्वायर है तो भी 1 रहने वाली है। so whatever is written ahead of this, very good, that's called amplitude, right? amplitude of the function। so maximum kinetic energy or kinetic energy amplitude is half m omega square is, right? सर जी आ रहा है समझ? अगर क्लास में कोई ऐसा बैठा है जिसने कल का परसों का लेक्चर नहीं देखा तो वो सो सकता है आराम से, मतलब कल के लेक्चर में, ये बात ध्यान से सुन लो, कल के लेक्चर में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने ये एसएचएम का कोई लेक्चर मिस कर रखा हो। आप घर बैठ के कंप्लीट करो, मुझसे टाइम ले लो। कल भी एक बच्चा मुझसे समझ के गया जो उसको चीज नहीं आती थी, आप भी आओ, मतलब डेयर टू कम क्लोजर, मतलब डेयर की बजाय क्या होना चाहिए, स्टेप अहेड टू कम क्लोजर एंड आस्क कि भाई बता दे, तो मैं बता दूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। सो हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो लिख सकते हैं k max is equal to half m omega square a square। तो अगर बाय चांस कोई आपसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी एम्पलीट्यूड, दैट आल्सो इज द सेम थिंग, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, किसी को याद है m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं? k, वेरी गुड, k is equal to m ओमेगा स्क्वायर, याद है आपको? k is equal to m ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ फिर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा is equal to under root of k by m, वेरी गुड। तो इसे आप चाहे तो k भी लिख सकते हैं, so it would become equal to half of ka square, where k is the force constant, very good, लिखते जाओ where k is the force constant। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने देखा एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। देख पा रहे हैं सभी, एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो क्या बता सकते हैं इस फंक्शन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए ये करते हैं साथ साथ, लिखिए आगे,
k becomes equal to half m omega square a square तो as it is लिखो। ध्यान रखना जब भी आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं तो आपको पावर हटानी पड़ेगी, पावर से सिंगल में लाना पड़ेगा। याद करो आपने किया था sin स्क्वायर ओमेगा t क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है कि एसएचएम है, ध्यान है? तो क्या लिखा था sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2 थीटा, याद आया? सो जब भी cos स्क्वायर की टर्म हो तो 1 प्लस cos में कन्वर्ट करेंगे, जब sin स्क्वायर की टर्म हो तो 1 माइनस cos में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है cos स्क्वायर। सो लेट्स राइट k इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2, है ना? अब ये मत बताना कि आपको ये याद नहीं है, मैंने बार बार लिखा है और कहा कि आपकी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, एवरीवन मस्ट हैव इट। सो cos स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस cos 2 ओमेगा t बाय 2। इवन कभी भी आपको अगर cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो भी आपको इस फॉर्म में लिख के फिर करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू करना, ठीक है? चलिए अब देखो इसमें cos के साथ क्या आया 2 ओमेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जो वेरिएशन है वो ओमेगा से नहीं हो रही है, वो किससे हो रही है 2 ओमेगा। लिख दीजिए इट इज क्लियर, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, डोंट वरी। इट इज क्लियर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, it is clear that frequency of variation for kinetic energy, frequency of variation for kinetic energy is twice to that of SHM, is twice to that of SHM, ठीक है? क्लियर? एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? अरे बोल रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव? विश्वास नहीं हो रहा? काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम v स्क्वायर आता है, मास तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो v स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है? स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज नेवर नेगेटिव। मोर यू मस्ट नो काइनेटिक एनर्जी निकालते हो वेलोसिटी नहीं कंसीडर करते, हम स्पीड कंसीडर करते हैं। इज स्पीड एवर नेगेटिव? याद रखो कोई चीज भाग रही है, भागते उसके पास एनर्जी है एंड दैट इज पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखें इस एक्सप्रेशन को, देखें यहाँ पे cos स्क्वायर आ रहा है, cos स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अब वो पूरा प्लॉट नहीं करेंगे हम, मतलब पूरा एक एक पॉइंट फाइंड करके नहीं समझाऊंगा आपको। ऐसे देखिए जो cos का ग्राफ होता है वो ऐसे करके मिलता है, मानते हैं? cos स्क्वायर में कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे बनाना होगा। यू अगेन स्टार्ट विद द मैक्सिमम, स्टार्ट विद मैक्सिमम एंड गो लाइक दिस, देख रहे हैं? गो लाइक दिस। सिर्फ इतना चेक करना है क्योंकि cos स्क्वायर का ग्राफ है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, मैक्सिमम से स्टार्ट करके लगभग ऐसे करके। कोई भी बच्चा इसे ऐसे करके नहीं बनाएगा, ये बना दिया फिर ये बना दिया, ऐसे नहीं बनाएगा। इट शुड हैव अ कर्व हियर, राइट? चलिए बनाए। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई गो अगेन, the maximum value remains same, that is half m omega square a square। देखते हैं ध्यान से, maximum is half m omega square a square। टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी हो रही है, ठीक है? आप सब जानते हैं कि एसएचएम के टाइम पीरियड को कैपिटल टी कहते हैं, राइट? इसके अंदर कैपिटल टी कहां बनेगा? यहां से शुरू करके इधर बनेगा कैपिटल टी या इधर बनेगा? Let us check that। आप ऐसे समझना, अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा उठा के छोड़ दिया मैंने, यहां से छोड़ा तो इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, देन इट अगेन बिकम्स मैक्सिमम, देन इट अगेन बिकम्स 0। और अगर मैं मीन से देखना शुरू करूं, काइनेटिक एनर्जी इज maximum, then it becomes 0, becomes maximum, becomes 0, becomes maximum, maximum 0, maximum 0, maximum। एक पूरी ऑसिलेशन यहां जाके बनी ना, तो टाइम पीरियड जो हम लिख रहे थे 0 to t यहां बना जाती है। जबकि ध्यान देना, जबकि उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी तो 2 बार मैक्सिमम मिनिमम हो गई। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? एक बार मैक्सिमम मिनिमम कर लेना। और यहाँ पे क्यों हर समझ रहे हो? सारा बड़े ऑफ लग रहे हो आज, ऑफ नहीं होना। जो चीज समझना है हैंड रेज करके पूछो। तो देखो फिर ध्यान से, मैक्सिमा से मिनिमम फिर वापस मैक्सिमा। कॉस का फंक्शन तो
यहीं पे एक बार कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, कॉस स्क्वायर का फंक्शन यहां से शुरू होके यहां आके एक बार कंप्लीट हुआ, यानी इसका जो टाइम पीरियड बना वो एसएचएम के टाइम पीरियड से आधा, टाइम पीरियड आधा बना तभी तो फ्रीक्वेंसी डबल बनी। अब मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वाली बात फिर से समझाता हूँ। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट जो सेंटर पे हर रोज 1:30 पे ही आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, उसका टाइम पीरियड 24 आवर का फिक्स हो गया। देयर इज सम अदर स्टूडेंट जो यहाँ पे 2 बार आता है, एक बार होमवर्क करने भी अलग से यहाँ पे आता है, ठीक है, तो वो सेंटर पे हर रोज 2 बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, लेकिन वो आधे टाइम में आएगा, यानी उसका टाइम पीरियड कितना हो गया 12 आवर्स। सो टाइम पीरियड कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना। लुक एट इट केयरफुली, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम जहां था वहीं पहुंच गया ना, फिर से मिनिमम फिर मैक्सिमम, तो एक ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या कंप्लीट हो चुकी है, फिर दूसरी ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, यानी जितने में एसएचएम एक बार कंप्लीट होता है उतने में काइनेटिक एनर्जी तो 2 ऑसिलेशंस कर ली, यानी कि इसका टाइम पीरियड आधा है और इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, ज्यादा ही डबल है, राइट, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाए, इधर t/2 लिखे, इधर t लिखे, बिकॉज़ t स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एसएच। मेरे क्लियर हो पक्का? चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा इसे, बना लिया, मेंशन करें काइनेटिक एनर्जी has half the time period, kinetic energy has half the time period to that of SHM, to that of SHM। अब स्टार मार्क करके लिख दो, during one SHM, during one SHM kinetic energy becomes maximum and minimum twice, kinetic energy becomes maximum and minimum twice, twice, ठीक है, जिसको मैंने आपको पेंडुलम की हेल्प से समझाने की कोशिश करी। मेन पोजीशन पे पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां से फिर मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, तो 2 बार मिनिमम और 2 बार मैक्सिमम। ऑसिलेशन एक बार हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ने चेंज अपना 2 बार करा, सो टाइम पीरियड इज हाफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, जो हमें मैथमेटिकली यहां से देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने टाइम के साथ किया। आई वांट कि हम काइनेटिक एनर्जी को x के साथ भी समझें। x का मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, आपको अगर क्लियर है तो बताना जरा, x इज इक्वल टू 0 मतलब मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है कि मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम। अब x इज इक्वल टू a तक गए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? डिक्रीज होके वहां कितनी हो गई? 0। x इज इक्वल टू 0 से प्लस a जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी मैक्सिमा से मिनिमम। अब ये बताओ, ये जो x के साथ वेरिएशन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है या पैराबोलिक वेरिएशन? कैसे क्लियर हुआ? क्या काइनेटिक एनर्जी x के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है या x स्क्वायर पे? इतना मैं मानता हूं कि आप सभी ने मुझसे थोड़ा बहुत ग्राफ तो पढ़ा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको है। इफ देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन फर्स्ट पावर ऑफ x, it has to be a straight line graph, and if there is dependence on second power, then only will it be a parabolic graph. So we should first try and find, does kinetic energy depend upon first power of x or second power of x? That's very easy, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, v is equal to v, और x का फॉर्मूला क्या था आपने? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सो v is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो पुट कर देंगे, बात बन जाएगी। तो लिखिए जरा, लिखिए शाबाश, लिखिए as v is equal to omega under root of a square minus x square, as v is equal to omega under root of a square minus x square, so kinetic energy becomes equal to half m, सबको पता है v square करना है, that becomes omega square into a square minus x square। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे करना क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी को x से रिलेट करना है, बट मेरे सामने तो v स्क्वायर है, तो क्या कोई फॉर्मूला है जो v को x से रिलेट करता है? यस एग्जैक्टली, जैसे हरप्रीत ने बताया v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपने सिंपली स्क्वायर कर दिया, यू गेट इट। नाउ कैन यू सी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हिच पावर ऑफ x?
second power. So whenever there is a second power in numerator, definitely the graph is parabolic. तो ठीक है, parabolic बनेगा. अब एक काम करके देखते हैं. देखिए, at x is equal to 0, k is equal to. बताओ शाबाश. अच्छा, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको वैल्यू पुट करके देखनी है. आप सबको पता है x is equal to 0 का मतलब क्या है? कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? कितनी होती है मैक्सिमम? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ घुस के देखना है. आपको पता है यार, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सीखा है अभी. तो कितनी आ जाएगी के हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम. इट्स मैक्स. फिर एट x इज इक्वल टू a, x को जब a पुट कर दूंगा, मतलब प्लस माइनस a के लिख सकते हो, क्योंकि x स्क्वायर है, यानी मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं. ये था मीन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन. तो देखिए जरा कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन? 0. तो यहां पुट नहीं भी करता तो मुझे पता है यार एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0. सो नीड टू बी कंफर्टेबल बोथ द वेज. बस अब इसका ग्राफ बनाना है. क्या बनाते हैं? इधर मैं काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहा हूं, इधर x कंसीडर. ये x का प्लस a है और इधर उतना ही नीचे आके x का माइनस. देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी प्लस a माइनस a. ग्राफ की नेचर कैसी है? ग्राफ की नेचर कैसी है? पैराबोलिक. पैराबोलिक और x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ मिनिमम पे है कि मैक्सिमम पे है? मीन पोजीशन मैक्सिमम. ये बन, यहां से 0 लेके जाना है और पैराबोलिक बनाना है. बना दो. तो इट गोज लाइक दिस. Put this value as half m omega square a. बना दीजिए शाबाश. The graph is like this, इधर भी और इधर भी. अच्छा देखिए, अब ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन अपने टाइम के साथ भी सीख ली और x के साथ यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी. सो जब टाइम के साथ करते हैं तो हमें एक फ्रीक्वेंसी शो करनी पड़ती है, लेकिन x के साथ सिंपली देखना यार, यहाँ मैक्सिमम यहाँ 0 है, तो उसके बीच में x स्क्वायर की वेरिएशन आ रही है, यानी कैसा बनेगा? पैराबोलिक. क्या आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आई? अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हमेशा ही हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आएगा? क्या वो कभी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t भी हो सकता है? कब हो सकता है? जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा. बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी मैंने मीन से स्टार्ट किया था, इसे मैंने x में साइन कंसीडर किया, उसके डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी आई, उसमें cos आ गया, तो v स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर आ गया. अगर मैं मोशन को एक्सट्रीम से कंसीडर करता तो x में cos आता, उसके डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी में साइन आता और काइनेटिक एनर्जी में साइन. तो कोई भी क्रैमिंग ना करे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो ऐसा ही हो. अगर मैं एक्सट्रीम वाला चूज करूंगा तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट. ठीक है, तो बस ये ना एक बार में लिख देते हैं. लिखिए, इन केस पार्टिकल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन इनिशियली, पार्टिकल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन इनिशियली, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. तो इसमें लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जो भी x के सामने काइनेटिक एनर्जी में ऑपोजिट वाला आ जाएगा. साइन है तो cos आएगा, cos है तो साइन आएगा. रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन से वो चेंज हो. सो द काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t. फाइन. अब आपको क्लियर है कि sin स्क्वायर ओमेगा t को लिखना तो क्या करोगे? 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2. तो ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2. ठीक है ना? अब तो ये आपको याद हो ही जाना चाहिए. कितनी बार हो गया, वेक्टर्स में भी किया और यहाँ भी किया. साइन में माइनस साइन आता है, कॉस में प्लस आता है, कन्वर्जन कॉस नहीं होती. तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? ट्वाइस, वही एज इट इज. लेकिन ग्राफ में क्या चेंज है आप बताओगे जरा? काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ, टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. इस केस में कर्व कैसे बनेगी? अब cos स्क्वायर से या sin स्क्वायर से? sin स्क्वायर से. यानी sin कहां से शुरू होता है? मैक्सिमम से 0
कर दो, बनाओ बनाओ बनाओ, बनाइए, बिल्कुल मत घबराइए। इधर से स्टार्ट करोगे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज अगेन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इधर से करके यहां तक बनता है t/2 और यहां बनता है t। लेकिन आप देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ने मिनिमा से मैक्सिमा वापस मिनिमा t/2 टाइम में कर लिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन डबल फ्रीक्वेंसी से हो रही है एज कंपेयर टू SH। सो काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक है विद अ टाइम t/2। चलिए अब लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लिखिए जरा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम U लिखते हैं, U इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या यूज करूं? स्प्रिंग वाले केस में क्या होता है पोटेंशियल, हाफ kx स्क्वायर। तो अब क्या होता है, चाहे तो डायरेक्टली यहां से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आइडियली आपको हाफ kx स्क्वायर डिराइव करना पड़ेगा कि SHM के ड्यूरिंग फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस kx फॉर फर्दर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन इज इक्वल टू दिस, इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन गेट स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लिख लेते हैं एक बार मेरे साथ से, राइट डाउन, force acting during SHM is F is equal to minus kx. Force acting during SHM is F is equal to minus kx. लिखिए, work done for a small displacement dx. Work done for a small displacement dx. dw is equal to f dx is equal to f dx। अगर मैं इसी फोर्स को कंसीडर करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस kx dx, राइट। तो लिख दीजिए टोटल वर्क डन, लेकिन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन आ गया kx dx फ्रॉम 0 टू x की डाल दो इसको, 0 से लेके किसी x तक का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, k एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखो फिर चुप हो गए, सबको आता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, सो x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू x पुट करो, माइनस हाफ k x स्क्वायर। अब जो मैंने कैलकुलेट किया, दिस इज वर्क डन बाय दिस फोर्स। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करते हैं, या तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स लिखा जाता है, या फिर अगर वर्क डन बाय फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको सर ये क्या बता दिया, फिर सुने ध्यान से, आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ी थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, इलास्टिक फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल फोर्स थी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का जब नेगेटिव कंसीडर करते हैं, दैट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख दीजिए, लिखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो आपका ये कॉन्सेप्ट पहले से होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मैं हर बार क्या एग्जांपल देता हूं, सपोज किसी मास को आपने ऐसे करके ऊपर उठाया, आप इसे ऊपर लेके गए, तो ग्रेविटी का वर्क डन तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव हुआ, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। सो लुकिंग एट दिस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। U बन गया माइनस W, कितना आ गया, हाफ के x स्क्वायर, हाफ के x स्क्वायर। अब हमें पता है k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है, ना टोटली डिपेंड्स कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आया और आपके पास कितना टाइम। आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, f को लिखा माइनस kx, अब f को लिखा ma, a को लिखा माइनस k बाय m इंटू x, कंपेयरिंग विद a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x।
k by m is equal to omega square, k is equal to m। तो लिख लो अब एक बार तो पूरा लिख लो। मैं बता आपको ये रहा हूँ, एग्जाम में टाइम कम हो तो ना तो ये वाली डेरिवेशन करो, सीधा लिखो कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स, और फिर सीधा लिखो k होता है वो m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। क्या होगा, आधा नंबर कट जाएगा, बट टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो लिखें as f is equal to minus kx, m is equal to minus kx, a is equal to minus k by m into x, comparing with, क्योंकि SHM की बेसिक कंडीशन है a is equal to minus omega square x, comparing with a is equal to minus omega square x, लिख दिया। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, k by m, तो k becomes equal to m ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ एक्सप्रेशन मिला कि भाई u जो होता है वो half of m omega square x square, राइट। आगे सबको समझ में? तो ये आपकी डेरिवेशन दोबारा से हो गई, ये भी दोबारा से क्लियर हो गया कि कंडीशन ऐसे चल। अब यहाँ पे क्या करना है, x को मीन पोजीशन के पॉइंट से कितना कंसीडर कर लेंगे, a sin ओमेगा t। अब मैं बोलता जाऊँ, आप लिखते जाओ फटाफट, राइट डाउन। फॉर x is equal to a sin omega t, x is equal to a sin omega t, that is initially at mean position, initially at mean position। लिख दीजिए u is equal to half m omega square, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। याद करो जब x आपने sin की फॉर्म में कंसीडर किया था तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आया था, आप सीधा दिमाग चला सकते सर x में sin था तो वेलोसिटी में cos आया होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी cos स्क्वायर आया होगा। काइनेटिक एनर्जी में cos स्क्वायर आया था लेकिन पोटेंशियल में क्या आया, आपको इससे कंफर्टेबल हो जाना। फिर सुनो ध्यान से, अगर x के सामने sin था तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्योंकि x स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो उसके सामने sin स्क्वायर आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है जो डिफरेंशिएशन से बनता है, तो वहां पे क्या आएगा, cos आएगा। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये क्या बन गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। बताएं जरा पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, u max is equal to half m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसकी भी फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं तो sin स्क्वायर को क्या लिख दूं, आर्यन बता भाई इसको क्या लिख दूं, sin स्क्वायर को क्या लिख दूं बताओ, 1 प्लस cos ओमेगा t by 2 या 1 माइनस cos ओमेगा t by 2, 1 माइनस, शाबाश, याद करो साथ साथ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2। साइन में आता है माइनस, cos स्क्वायर में आता है प्लस, बहुत बार बता दिया आपको। सो दिस इज इट, यहां से क्लियर होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 ओमेगा। लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन इज 2 ओमेगा। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उनकी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टी, मैक्सिमम वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बनाओ आप लोग, बनाओ शाबाश। इज इट डिपेंडेंट अपॉन sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, sin स्क्वायर, सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। ये बना के और यहां से जीरो t by 2 t। हमेशा ध्यान रखना जो t मैं यूज कर रहा हूं ये SHM के पॉइंट से यूज कर रहा हूं। जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी उतने में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, बताइए जरा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कि मैक्सिमम होती है? जितना खींचोगे चीज को, एक्सट्रीम पे जाओगे, जितना खींचोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना कंप्रेशन खत्म होगा या एक्सटेंशन खत्म होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो मेन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी, और क्या मिनिमम होता है, एक्सट्रीम पे क्या मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या मिनिमम होता है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी होती नहीं क्योंकि वहां से वापस मुड़ना है। सो दैट्स इट, क्लियर हो गया?
अब इसी के साथ साथ u वर्सेस x का ग्राफ भी बना लेते हैं। बस ये लास्ट है आज के लिए। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मीन अभी आपने बताया मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम। नीचे अभी पिटेंगे सारे कि तूने 5 साल तो लगा दिए, क्योंकि मैं दोबारा समझाऊंगा फिर नहीं फिर भी समझा ही देता हूं। तो सभी को पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी आवाज नहीं आई भाई साहब, क्या नाम था आपका? मिनिमम। बहुत बढ़िया। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पे क्योंकि खिंचाव सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रेच सबसे ज्यादा होता है। That's it. तो यहाँ 0 इधर से यहाँ तक Got that? ये मैंने पैराबोलिक क्यों बनाया? x स्क्वायर आया क्या कहीं पे? देखो हाफ k x स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, of which k to 1. So one last time kinetic energy का expression half m v स्क्वायर और potential energy का half k x स्क्वायर। v को भी आप x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, that becomes ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। डन। चलिए दूसरा साथ साथ याद रखना है कि मीन पोजीशन पे क्या होगा और एक्सट्रीम पे क्या होगा। मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी और एक्सट्रीम पे है पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक। होप इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। बस